जय हिंद दोस्तों, मैं तुलसी सर। आज फिर से एक अच्छे टॉपिक की बात करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा वैद्युत फ्लक्स। आज हम वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत सारे जो इससे संबंधित जो टॉपिक है उनकी बातें भी होगी। जैसे गॉस का प्रमेय है, गॉस के प्रमेय का यानी कि निगमन क्या होता है उसका निगमन भी करेंगे। और इससे यानी कि गॉस का प्रमेय का जो अनुप्रयोग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनसे हम ये सब सारी चीजें करने वाले हैं आज। तो आज चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत बल यानी कि लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं भैया? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे, तो देखो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली क्या होती है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। क्या भैया? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। क्या भाई? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? तो याद रखना वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें इसे डिनोट कैसे किया जाता है, तो याद रखना इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे भैया? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम बात करें फाई बराबर होता क्या है, तो याद रखना भैया फाई बराबर होता है फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहां से भी आप इसकी डिफिनीशन बना सकते हो कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो आप कह सकते हो वैद्युत क्षेत्र का सदिश, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल को, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल को, अदिश गुणनफल को क्या बोला जाता है? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ गए हो ना? तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है तो अभी मैंने बताया, फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो आप कह सकते हो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है? वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसे भी आप डिफिनीशन दे सकते हो और फार्मूले के आधार पे आप डिफिनीशन देना चाहो तो फार्मूले के आधार पे भी डिफिनीशन दे सकते हो। फार्मूले के आधार पे डिफिनीशन तो मैं तो बहुत अच्छी डिफिनीशन समझता हूं और ये हमको हमेशा याद भी रहती है। अगर फार्मूला याद है तो उसके आधार पे आप हमेशा डिफिनीशन बना सकते हो, आप कर सकते हो। और सबसे अच्छी लैंग्वेज होती है फिजिक्स की। तो क्या अगर हम देखें वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या है, तो फाई इक्वल क्या होता है? आप कह सकते हो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहीं से डॉट का मतलब क्या होता है? अदिश गुणनफल। तो आप कह सकते हो भैया ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो या वैद्युत क्षेत्र ही बोल लो। और यहाँ पे ए क्या है? तो इसे आप बोल सकते हो क्षेत्रफल सदिश। तो आप कह सकते हो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, यहाँ पे डॉट लगा है ना, डॉट लगा होता है तो अदिश गुणनफल, अगर क्रॉस लगा होता है तो क्या, यानी कि सदिश गुणनफल। यहाँ पे डॉट लगा तो अदिश गुणनफल को आप क्या बोलोगे? वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत फ्लक्स बोलोगे। अगर आगे देखो, अगर हम आगे बात करें तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा ए बी कॉस थीटा। क्या पढ़ा है भैया? ए बी कॉस थीटा। तो देखो यहां पे, अब इसी के आधार पर अगर आप बनाना चाहो तो आप ई को ए मान सकते हो और ए को बी मान सकते हो। तो इसी के आधार पर इसका फार्मूला क्या बन जाता है? तो आप कह सकते हो ई इंटू ए कॉस थीटा। क्या बन जाएगा? ई इंटू ए कॉस थीटा बन जाएगा। तो यानी कि फाई इक्वल क्या हो जाएगा? ई इंटू ए कॉस थीटा। तो अब आगे जैसे इसकी बात करते हैं, तो आगे हम इसके बात करते हैं। देखो अगले पॉइंट की बात करें तो यह एक, याद रखना भैया, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है
फिर आगे हम बात करें, जैसे इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक आप इसी फार्मूले के आधार पे बना सकते हो। देखो क्या है हमारा, जैसे यहाँ पे देखो फाई इक्वल आपने क्या पढ़ा, ई इंटू ए। तो ई का अगर हम मात्रक की बात करें तो ई का जो मात्रक होता है तो आपने पढ़ा होगा ई इक्वल कितना, एफ अपान क्यू पढ़ा होगा, है ना। ई इक्वल एफ अपान क्यू होता, तो अगर ये देखा जाए तो यहाँ एफ का मात्रक यानी कि बल का मात्रक जो होता है क्या होता है, न्यूटन होता है ना। और क्यों क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्या होता है, कूलाम। और यहाँ पे ए क्या है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मतलब एक मात्रक तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यानी कि एक मात्रक आप बना सकते हो क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो एक मात्रक तो ये हो जाएगा। फिर आगे बात करें हम, जैसे ये तो इस यानी कि आप कह सकते हो ये किस पद्धति का मात्रक होता है, तो ये भैया होता है एमकेएस पद्धति का। किस पद्धति का, एमकेएस पद्धति। अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में क्या बन जाएगा, तो देखो न्यूटन का क्या होता है, डाइन होता है, और मीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलाम का ईएसयू होता है। क्या होता है, ईएसयू। तो ये होता है भैया सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। किसका, सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। तो ये इसका जो मात्रक होता है, तो याद रखना भैया कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। तो एक मात्रक ये है, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक ये होता है। अगर हम बात करें बीमा, तो बीमा क्या होती है, तो भैया बीमा, तो याद रखना भैया बीमा, तो आप ये फार्मूला आप देख रहे हो, इसी फार्मूले के आधार पर इसकी बीमा निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन यानी कि बल, बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी के पावर माइनस का 2 होती है। और यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर यानी कि एल के पावर 2। तो ये हो जाएगा भाई। और बटे में क्या है, कुलाम यानी कि आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है, एटी। तो यहां से अगर बीमा थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एम एल के पावर 3 टी के पावर माइनस का 2। अच्छा देखा जाए तो यहाँ पे देख एल के पावर 3 हो गया, टी यहाँ पे अपान में भी है, ये 2 टी ऊपर जाएगा तो देखो प्लस का, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो टी के पावर माइनस का 3 हो जाएगा। और ये ए के पावर 1 है, तो आप कह सकते हो ए के पावर 1 है, अगर इसी को ऊपर ले गए तो ए के पावर माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाता है भैया इसका बीमी सूत्र हो जाएगा। कितना होता है, तो याद रखना एम एल के पावर 3 टी के पावर माइनस 3 और ए के पावर माइनस 1 होती है। तो ये हमारी क्या है भैया, तो ये वैद्युत फ्लक्स की बीमा हो गई। अगर हम बात करें आगे, जैसे आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि अधिकतम वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्या भैया, अधिकतम वैद्युत फ्लक्स। तो अधिकतम वैद्युत फ्लक्स, तो आपके पास देखो, आपके पास क्या है, देखो फाई बराबर कितना है, ई इंटू ए कॉस थीटा है। क्या है भैया, ई इंटू ए कॉस थीटा है। तो अगर हमको चाहिए क्या, फाई मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, फाई मैक्सिमम। तो फाई मैक्सिमम के लिए याद रखना, फाई मैक्सिमम के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब ये कॉस थीटा 1 कब होगा, तो याद रखना भैया कॉस थीटा 1 कब होगा, जब कॉस 0 अंश होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो याद रखना 0 अंश होगा, तब यहां पे कॉस थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पे अगर हम फाई मैक्सिमम की बात करें तो जो तुम्हारा फाई मैक्सिमम निकल के आएगा वो हो जाएगा भैया ई इंटू ए। क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। तो फाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा। अगर हम बात करें भैया, आपसे ये भी कह सकता है कि न्यूनतम वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, न्यूनतम वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप न्यूनतम वैद्युत फ्लक्स भी निकाल सकते हो। तो न्यूनतम वैद्युत फ्लक्स, तो आप कह सकते हो, देखो यहां पे आप कह सकते हो फाई मिनिमम के लिए, क्या भैया, फाई मिनिमम के लिए। तो फाई मिनिमम के लिए
जो cos थीटा तुम्हारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, cos थीटा 0 होना चाहिए। अब ये cos थीटा 0 कब होगा, तो cos थीटा 0 कब होगा, जब भैया cos 90 होगा, है ना। जब cos 90 होगा तब तुम्हारा क्या होगा, थीटा 0 होगा, यानी कि थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और जब cos यानी कि cos 90 होगा तो थीटा की वैल्यू 90 आएगी, और जैसे ही 90 पुट करोगे यहाँ पे तो ये cos कितना हो जाएगा, cos थीटा यानी कि cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की जो वैल्यू होती है भैया वो 0 होती है। तो आपको मिल जाएगा क्या, जो फाई मिनिमम मिलेगा वो आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, फाई मिनिमम की जो वैल्यू मिलेगी आपको 0 मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को याद करके जाना और पढ़ के जाना अच्छे से भैया। यहां से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं मात्रक पूछ लेता है, कहीं ना कहीं फार्मूला पूछ लेता है, कहीं ना कहीं डिफिनेशन पूछ लेता है, तो ये पढ़ के जाना जरूर। तो चलिए आप फिर से स्टार्ट करते हैं भैया, एक नए टॉपिक की बात करते हैं, गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय भैया कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। गॉस का प्रमेय तो आप पढ़ के ही जाइए, गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस के प्रमेय से संबंधित जो यानी कि जो अनुप्रयोग है, और गॉस के प्रमेय का निगमन क्या होता है, तो आप ये तो पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलते हैं, आइए देखते हैं गॉस का प्रमेय होता क्या है। तो याद रखना गॉस का प्रमेय, सबसे पहली बात तो ये याद रखना, गॉस का प्रमेय जो होता है एक बंद पृष्ठ के लिए होता है। जैसे बंद पृष्ठ क्या होता है, जैसे एक गोला हो गया तुम्हारा, एक क्यूबिक हो गया यानी कि क्यूब हो गया, तो ये सब क्या है कि यानी कि एक पूरा क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए इसके लिए, तो बंद पृष्ठ के लिए होता है। तो होता क्या है, तो याद रखना गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो किसी बंद पृष्ठ से उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या भाई, चलो देखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है भैया, वो बंद पृष्ठ में उपस्थित यानी कि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अर्थात आप कह सकते हो जो फाई होता है वो कितना, क्यों इंटू 1/ε0 होता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो फाई बराबर Q/ε0 होता है। तो ये होता है भैया गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर या पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो इसी को बोलते हैं भैया गॉस का प्रमेय है। अब हम पढ़ते हैं कि गॉस का प्रमेय का निगमन पढ़ते हैं कि गॉस के प्रमेय का निगमन क्या है और कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। चलो देखते हैं भैया, अब गॉस के प्रमेय का निगमन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिएगा गॉस का प्रमेय का निगमन, जैसे अब मान लिया जाए कि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ मान लिया जाए हमने क्या ले लिया, गोला ले लिया, ठीक है। ये कोई एक बंद पृष्ठ है। अब इसकी जो त्रिज्या है, अब आप कह सकते हो इसकी जो त्रिज्या है मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल आर है।
आप ए स्मॉल ए भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल आर, इसकी त्रिज्या हमने मान लिया कि इसकी स्मॉल आर है, ठीक है। और यहां पे मान लेते हैं, यहां पे ये कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां पे पॉइंट पी मान लिया हमने। तो देखो जिस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, हम ये बिंदु हमने पी मान लिया। अब इसमें एक छोटा सा हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं, मान लिया जाए जिसका एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं, जिसका मान लिया जाए जो क्षेत्रफल है वो कितना है, डीए है। कितना है भैया, डीए है। अब जैसे हम मान लिया, अब देखो और बातों को समझो। अब क्या यहाँ पे करने, कैसे करना है, तो देखो जैसे यहाँ पे बिंदु आवेश है, आप बिंदु आवेश के कारण आप क्या करो, बिंदु पी पर सबसे पहले बात तो वैद्युत की तीव्रता निकाल लो। क्या, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर आप क्या निकालो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले निकालो। तो देखो यहां पे हम करेंगे क्या, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो निकालेंगे। तो हमने बताया था आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है भैया, तो कितनी होती है, तो कितना होगी भाई, तो कितना होगा, E इक्वल 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। कितनी होती है, E इक्वल 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर होती है। तो ये होती है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू होती है। तो यहां पे देखो, तो ये हो जाएगा। अब समझो आगे, तो ये निकल आया E इक्वल 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आगे देखो, अब आगे देखो, अगर हम ये पता कर लें कि भैया इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तभी हम क्या कर सकते हैं, गॉस के प्रमेय का क्या कर सकते हैं, निगमन कर सकते हैं। तो निकालते हैं भैया, सबसे अब निकालते हैं कि इस, यानी कि आपने जो माना इस पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसको पता कर लेते हैं। तो यहां पे देखो हम लिखेंगे क्या, तो देखो यहां से लिखेंगे पृष्ठ से उत्पन्न फ्लक्स। तो पृष्ठ से उत्पन्न फ्लक्स की बात करें तो देखो यहां पे सबसे पहले आप इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसको पता करने के लिए एक सबसे पहले एक छोटा सा आप इसमें सरफेस लोगे। अब ये सरफेस है हमारे पास, हमने ले लिया डीए। अब एक सूक्ष्म पृष्ठ लोगे। अब इस सूक्ष्म पृष्ठ से आप ये पता करो कि इस सूक्ष्म पृष्ठ से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है। अगर यहां से आप पता कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन करके हम क्या पता कर सकते हैं, इस पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूक्ष्म पृष्ठ लिखेंगे, माना सूक्ष्म पृष्ठ, सूक्ष्म पृष्ठ डीए से उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। क्या भैया, माना सूक्ष्म पृष्ठ से, सूक्ष्म पृष्ठ डीए से उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। तो आपने पढ़ा होगा भाई कि फ्लक्स का फार्मूला हमने अभी बताया है कि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। तो आपने पढ़ा है क्या, फाई इक्वल ई इंटू ए कॉस थीटा। कितना, फाई इक्वल ई इंटू ए कॉस थीटा होता है। तो यहां पे देखो जैसे तुम्हारा पृष्ठ सूक्ष्म है उसी प्रकार फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे आप क्या करोगे, डी फाई इक्वल ई इंटू ए डी ए कॉस थीटा। कितना, कितना हो जाएगा, डी फाई इक्वल ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब बात ये होती है कि सर यहां पे थीटा कितना होगा, कितना भैया,
थीटा कितना होगा। अब इस थीटा को पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई और डीए का डायरेक्शन क्या होगा, ये पता कर लेते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। और देखते हैं भाई यहां पे पता करते हैं थीटा का यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले आप देखो यहां पे बिंदु P पे आप सबसे पहले एक स्पर्श रेखा खींचो। अगर ये स्पर्श रेखा खींचा, अब देखो एक बात को तो आप ऐसे भी क्लियर कर सकते थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पे प्लस क्यों आवेश है, तो प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने बताया था कि हमेशा अगर प्लस क्यों आवेश है तो प्लस क्यों आवेश से दूर, अगर माइनस क्यों आवेश होता है तो माइनस क्यों आवेश की ओर होता है। तो यहाँ पे प्लस क्यों आवेश है ना, तो प्लस क्यों आवेश से क्या होगी भाई, तो दूर होगी, तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन तो ये हो जाएगा। अब बात ये होती है कि सर इस पृष्ठ एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, तो सर आप देखिए इस डीए का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो इसीलिए आप सबसे पहले इस डीए का डायरेक्शन पता करने के लिए इस पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखा खींचोगे। तो हमने ये देखो एक स्पर्श रेखा पहले से खींच रखा है। तो इस पृष्ठ के जो लंबवत, अगर आप बताओगे हमेशा देखो अगर आपको एरिया वेक्टर बताना है तो हमेशा कोई अगर जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ है तो हमेशा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। कैसा होगा, लंबवत। जैसे ये हमारे पास एक पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसके लंबवत। जैसे इस एरिया की इस पृष्ठ की बात करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर हम नीचे की बात करें इस पृष्ठ के तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो जैसे हमारे पास ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा भाई, इधर होगा ना। तो ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर किधर, ये इधर हो जाएगा। अब देख लो ई वेक्टर और ए वेक्टर, ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना। तो अगर डायरेक्शन सेम है भैया तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे हमको ये पता चल गया कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा डी फाई ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यानी कि थीटा की जगह पे यहां पे अब रखोगे आप क्या, 0 अंश। तो भैया कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या पढ़े हो, तो cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, तो cos 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है सर, तो 1 होती है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, डी फाई इक्वल ई इंटू डी ए, यानी कि cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पे 1 रखोगे तो मिलेगा क्या आपको, ई इंटू डी ए हो जाएगा। तो ये तो निकल आया भाई क्या, इस सूक्ष्म पृष्ठ से उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स निकला है। हमको तो निकालना किसके लिए भाई, आपको तो निकालना है पूरे पृष्ठ के लिए ना, आपको पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है। तो सबसे आसान तरीका होता है अगर आपको कोई भी यानी कि अगर छोटी सी लंबाई पता हो या छोटा सा क्षेत्रफल पता हो तो उस सरफेस का अगर पूरा एरिया निकालना चाहते हो तो सीधा उसका क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो यहां पे आप क्या करो, दोनों पक्षों में समाकलन कर दो। तो लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन डीए इक्वल नहीं डी फाई इक्वल होल इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई दोनों पक्षों में समाकलन। अब जैसे आगे बात करें तो याद रखना, तो ये आगे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल ई को आप बाहर कर सकते हो, होल इंटीग्रेशन डी ए, ये हो जाएगा। तो आप देखो इसे आपने पढ़ा क्या है भैया, जैसे पढ़ा होगा समाकलन यानी कि dx का समाकलन x पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा dy का समाकलन y पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार डी फाई का जो समाकलन क्या हो जाएगा,
फाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। और यहां पे ये डीए, अब डीए क्या है? तो डीए हमने बताया है भाई कि इस सूक्ष्म पृष्ठ का एरिया है। क्या भाई? इस सूक्ष्म पृष्ठ का एरिया है। लेकिन इंटीग्रेशन लग गया तो मतलब इस पूरे का एरिया। अब इस पूरे का एरिया कितना होगा? तो आप इस पूरे का एरिया कितना होगा? ये है क्या? है क्या भाई? ये गोला है। क्या है? गोला है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप कह सकते हो फाई इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको आप इक्वेशन नंबर इसको कह लो 1 कह लो, और इसको बोल सकते हो आप इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो करना क्या है, अगर भाई हम इक्वेशन 1 यानी कि इक्वेशन 1 से ई की वैल्यू कहां पे पुट कर दें? इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो देखो यहां पे जैसे पुट करेंगे तो देखो ई की जगह यहां पे लिख सकते हो आप समीकरण 2 में ई का मान रखने पर, और जब रखोगे तो आपको मिलेगा क्या? फाई इक्वल, अब देखो ई की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहां पे रख सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और इंटू कितना भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब यहां से देखो ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फाइव बराबर आपको क्या मिल जाएगा? क्यों अपान में क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। और यही है भैया क्या? गॉस थ्योरम। और यही चीज को हम क्या कर रहे थे? इसी का निगमन कर रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को याद रखिएगा, इसको प्रूव करके जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। तो इसके अगले टॉपिक में कल मिलते हैं, और जो टॉपिक होगा हमारा कल का टॉपिक होगा भैया गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो आप थोड़ा ये करके आइए, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ताकि जो चीज यहाँ पे समझाया जाए आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और अच्छे से समझ में आए, ताकि आप एग्जामों में कर सको।